हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इतिहास की इस क्लास में। दोस्तों, आज से हम इतिहास की विधिवत रूप से क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास को, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास और फिर आधुनिक भारत के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर्स को एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने इतिहास के 3 लेक्चर्स लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने इतिहास के परिचय को जाना, हमने जाना इतिहास क्या है, उसका क्या महत्व है, किन किन स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, और साथ ही इतिहास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को भी हमने वहाँ पर जाना था। दूसरे लेक्चर में दोस्तों हमने इतिहास के वर्गीकरण को समझा था कि इतिहास को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, क्यों वर्गीकृत किया जाता है, और किस प्रकार इतिहास का वर्गीकरण हमें इतिहास को समझने में और पढ़ने में सहायता प्रदान करता है। तीसरे लेक्चर में दोस्तों मैंने इतिहास कैसे पढ़े इस विषय पर आपसे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए थे, और साथ ही एक मेथड शेयर की थी जो आपको इतिहास को पढ़ने और रोमांचक बनाने में आपको काफ़ी सहायता करेगी। दोस्तों, वो तीनों लेक्चर इतिहास के बेसिक के लेक्चर थे। यदि आपने वो तीनों लेक्चर नहीं लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वो तीनों लेक्चर लें, उसके बाद इस लेक्चर को लेते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि एक मजबूत बेसिक पर ही, एक मजबूत आधार पर ही मजबूत इमारत खड़ी की जा सकती है। तो यदि आपका आधार अच्छा होगा, यदि आपको विषय के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, उसको किस तरह से आपको पढ़ना है ये जानकारी होगी, तो आप उस विषय को आसानी से पढ़ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम। सो ये आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। दोस्तों, आज हम इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, प्रागैतिहासिक काल से, और एक एक करके हम सभी पढ़ेंगे। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आदिमानव काल के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे पाषाण काल क्या है, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, उनमें क्या डिफरेंस है, और पाषाण काल से जुड़ी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, जितनी भी चीज़ें हैं, आज वो आपको इस लेक्चर से मिल जाएगी। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको किसी और लेक्चर को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप अपनी बुक्स का सहारा ज़रूर लीजिएगा, बुक्स ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। प्रारंभिक इतिहास का वह समय जब मानव को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, अर्थात जिस समय का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उस प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने ये इतिहास के वर्गीकरण वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, यानी वह समय, इतिहास का वह समय जब मनुष्य को पढ़ना लिखना नहीं आता था, जब लिपि का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, यानी जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य या लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होते, उससे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत आज से लाखों वर्ष पूर्व हुई थी, जब मनुष्य आज की तरह विकसित नहीं था। वह मानव सभ्यता के विकास का प्रारंभिक दौर था, जब मनुष्य 4 पैरों पर चलता था, जंगलों में रहता था, फल फूल तथा छोटे जानवरों का कच्चा मांस खाता था, खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकता रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, रात होने पर जंगली जानवरों तथा मौसम से खुद को बचाने के लिए पेड़ों पर या गुफा जैसे स्थान पर रात गुजारता था। उस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। हमने प्रागैतिहासिक काल को जान लिया, अब हमें आदि मानव के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में हुई थी, वहाँ पर, और आज से लाखों वर्ष पूर्व हुई थी। तब मनुष्य आज की तरह पूर्ण विकसित नहीं था, वो कुछ कुछ बंदर या चिंपांजी जिसे हम कहते हैं, उससे मिलता जुलता वानर के जैसा था। वो 4 पैरों पर चलता था, उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल थे, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था।
तो किस तरह से मनुष्य उस कंडीशन से लेकर आज जहाँ हम पूर्ण विकसित अपने आप को कह सकते हैं, ये पूरी मनुष्य की विकास का क्रम हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे, देखेंगे। आदि मानव से मानव बनने के, असभ्य से सभ्य होने की पूरी प्रक्रिया क्या थी, किस प्रकार मनुष्य जंगलों से निकलकर सभ्य समाज का निर्माण किया और किस तरह से आदि मानव रहा करता था। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मानव के क्रमिक विकास का चित्र है जो आप सभी ने या अपनी पुस्तकों में ज़रूर देखा होगा या इससे मिलता जुलता कोई चित्र ज़रूर देखा होगा। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य एक चिंपांजी की तरह 4 पैरों पर चलता था, फिर उसने धीरे धीरे बैलेंस बनाकर 2 पैरों पर खड़ा होना शुरू किया, चलना शुरू किया। फिर जब वो पूरी तरह खड़ा हुआ तो उसने कैसे अपने आप को मौसम के हिसाब से और समाज का निर्माण किया, ये सब हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है। दोस्तों इससे पहले कि आज हम ये पूरा लेक्चर जाने, हमें इस चीज़ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना ज़रूरी है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है, जिसने वर्ष 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। किंतु पहली बार सुव्यवस्थित रूप से प्रागैतिहासिक स्थलों का उत्खनन रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में किया। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पहला पूरा पाषाणकालीन उपकरण मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया। रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक खोजों का जनक माना जाता है। दोस्तों क्योंकि ये जितनी भी खोजें हुई, चाहे वो पाषाण काल से रिलेटेड हो या जो भी हमने सभ्यताओं की खोज, ये कब हुआ? जब अंग्रेज भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर जगह जगह खुदाई शुरू की थी, तब से ये चीज़ों के प्रमाण मिलने शुरू हुए। तो सबसे पहले किसने? डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज था, जिसने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। सबसे पहले उसने खोज की, लेकिन वो और ज़्यादा डिटेल इनके बारे में नहीं जान पाया था। फिर उसके बाद 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो एक पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक था, जो उस वक्त का जो भारतीय पुरातात्विक विभाग था उसका एक अफसर था, उसने जब मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान पर खोदाई शुरू की तो वहाँ से उसे पूरा पाषाण काल के जो है उपकरण प्राप्त हुए। और इसीलिए क्योंकि पहली बार रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इस काम को शुरू किया था, इसलिए उनको प्रागैतिहासिक खोजों का जनक माना जाता है। तो प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसको कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। क्यों? क्योंकि उन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले क्या किए थे? उपकरण प्राप्त किए थे। अब क्योंकि यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग का जिक्र हुआ है तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। सन 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई तथा अलेक्जेंडर कनिंघम को उसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। अतः अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर कब? 1861 में हुई थी। और क्योंकि उसका पहला महानिदेशक किसे बनाया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था, तो इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पाषाण काल तथा उसका वर्गीकरण। अब हम देखेंगे पाषाण काल क्या है, किसे कहते हैं और उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आदि मानव अपने अधिकतर कार्यों जैसे शिकार करने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के लिए पत्थर से बने हथियारों तथा औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहले
मानव की उत्पत्ति हुई वो 4 पैरों पर चलता था, भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटकता रहता था। और ऐसे में जंगली जानवरों से बचने के लिए, किसी चीज़ को खोदने के लिए, तोड़ने के लिए उस वक्त हथियार तो होते नहीं थे, तो वो पत्थरों का प्रयोग करता था। और क्योंकि उस वक्त पत्थर ही सबसे ज़्यादा पाए जाते थे और उस वक्त का मानव इतना ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं था, तो वो पत्थरों का प्रयोग करता था। इसलिए इन पत्थरों के प्रयोग के आधार पर ही इसे क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में वो पत्थरों का ही प्रयोग करता था, चाहे उसको शिकार करना हो, लकड़ी काटना हो, कंदमूल खोदना हो, हर चीज़ के लिए क्योंकि वो पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए इसे क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। मानव के इतिहास का सबसे लंबा समय इसी काल को माना जाता है। यही वह समय है जब मनुष्य का क्रमिक विकास हुआ। जैसा कि दोस्तों अभी हमने देखा था मनुष्य के क्रमिक विकास का जो चित्र, ये क्रमिक विकास कुछ दिनों या कुछ सालों में नहीं, एक लंबी सदी में हुआ है। ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस है। जब मनुष्य ने अपने आप को विभिन्न जलवायु परिवर्तन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू किया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो अंतर आते गए और इस तरह से मनुष्य का विकास होता गया। और ये जो है पाषाण काल, ये मानव इतिहास का सबसे लंबा समय है। सबसे लंबा काल अगर अभी तक हम देखें मानव इतिहास का, तो वो पाषाण काल के रूप में ही हमें दिखाई देता है। पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब ये जो पाषाण काल है, ठीक है, हमने समझ लिया पाषाण काल किसे कहते हैं। तो जो पाषाण काल है उसे जो पत्थरों की बनावट है और उनके प्रयोग के आधार पर फिर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। याद रखिएगा, वर्गीकरण किसी भी चीज़ को पढ़ने और समझने में क्या करता है, हमें आसानी प्रदान करता है। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, जो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इसका समय काल माना गया है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसका समय 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना गया है। और तीसरा है उत्तर या नव पाषाण काल, जिसका समय 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। इस तरह से दोस्तों पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल। भीमबेटका तथा बेलन घाटी से तीनों कालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों जब हम तीनों कालों को पढ़ेंगे, चाहे पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या उत्तर या नव पाषाण काल हो, तो यहाँ पर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कि इनके जो औजार होते हैं, ठीक है, औजार या हथियार हुए, उनमें क्या परिवर्तन आए। दूसरा, मानव में क्या परिवर्तन आए। और तीसरा, किन स्थानों से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपको इन तीनों चीज़ों को माइंड में लेकर चलना है। पहला, कौन से पाषाण, इनका जो हथियार है या जो औजार है उनमें पाषाणों का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है। दूसरा, मानव में किस प्रकार के परिवर्तन आए। और तीसरा, किस स्थान से ये चीज़ें प्राप्त हुई है। तो भीमबेटका, ठीक है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले के पास में स्थित है, वहाँ से, और बेलन घाटी जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के समीप स्थित एक पुरातात्विक महत्व का स्थल है। ये 2 ऐसी जगह हैं जिनका नाम आपको तीनों जगह मिलेगा, चाहे आप पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हो, चाहे मध्य पाषाण काल पढ़ो या नव पाषाण काल पढ़ो, आपको इन तीनों समय के साक्ष्य इन जगह प्राप्त होंगे। तो आइए दोस्तों अब हम एक एक करके तीनों कालों को समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या था, मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन आए और नव पाषाण काल में क्या परिवर्तन आए। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्दों पैलियो और लिथिक से मिलकर बना है, जहाँ पर पैलियो का अर्थ होता है पुराना और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। इस प्रकार पैलियोलिथिक का अर्थ होता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण शब्द को प्रचलित करने का श्रेय जॉन लुबाक को जाता है। सबसे पहले जॉन लुबाक ने ही पूरा पाषाण शब्द का प्रयोग किया था।
इस काल का मानव घुमक्कड़, आखेटक और खाद्य संग्राहक था। दोस्तों, ये मानव के क्रमिक विकास का सबसे प्रारंभिक दौर था, जिस समय मानव क्या था, घुमक्कड़ था, यानी उसका कोई निश्चित एक जगह नहीं थी कि वो घर बनाकर रहता था। बिल्कुल नहीं दोस्तों, वो क्या करता था, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। जैसे आज हम कहते हैं मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन पुरापाषाण काल में जब मानव का विकास होना स्टार्ट हुआ था, ये बिल्कुल प्रारंभिक दौर था। इस वक्त मानव की सिर्फ और सिर्फ एक ज़रूरत थी, वो था भोजन। वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या करता था, भटकता रहता था। और आखेटक यानी वो क्या करता था, जानवरों का शिकार करता था भोजन के लिए, और कुछ बच जाता था तो उसे अपने साथ संग्रहण करके रख लेता था। इस काल में औजार तथा हथियार आकार में बड़े, बेढंगे तथा कम नुकीले हुआ करते थे, जिसमें हस्त कुठार, खंडक, गड़ासा आदि प्रमुख थे। क्योंकि ये मनुष्य के प्रारंभिक विकास का बिल्कुल प्रारंभिक समय है, जब मनुष्य क्या था, 4 पैरों पर चलता था, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, छोटे जानवरों का शिकार करके खाता था, जो ज़मीन पर कुछ गड़े हुए फल फूल मिल जाते थे, उनसे अपना पेट भरता था। और क्योंकि जंगली जानवर उस वक्त भी हुआ करते थे, तो उन जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए वो क्या करता था, रफली जो भी पत्थर उसको मिल जाता था, उसको वो हथियार की तरह प्रयोग करता था। यानी उस वक्त के जो हथियार हुआ करते थे, उनमें कोई ज़्यादा इतनी विशेषज्ञता उसे प्राप्त नहीं थी, इतना कोई अनुभव नहीं था। तो इस वक्त के जो हथियार के रूप में वो पत्थरों को जो प्रयोग करता था, वो एक तो बहुत भारी हुआ करते थे और बेढंगे हुआ करते थे, इतने ज़्यादा नुकीले वो नहीं होते थे। इस वक्त जो मुख्य हथियार या औजार वो प्रयोग करता था, उसमें हस्त, कुठार, खंडक और गड़ासा, ये 3 प्रमुख उसके हथियार हुआ करते थे। इस काल के साक्ष्य सोहन घाटी तथा बेलन घाटी से प्राप्त होते हैं। सोहन घाटी आज पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, और बेलन घाटी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। इन दोनों जगहों से पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन पुरापाषाण काल को फिर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पाषाण काल 3 भाग, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर पुरापाषाण काल जो है उसे भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला निम्न पुरापाषाण काल, जिसका समय 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल, जिसका समय 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उच्च पुरापाषाण काल, जिसका समय 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ये पुरापाषाण काल का क्रम विभाजन है। यानी पुरापाषाण काल को भी फिर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में क्या परिवर्तन आए। निम्न पुरापाषाण काल, इस काल में मानव घुमक्कड़, शिकारी और खाद्य संग्राहक था। इस काल में हैंड एक्स तथा चॉपर चॉपिंग उपकरण प्रमुख थे। इन्हीं के आधार पर निम्न पुरापाषाण काल को हैंड एक्स संस्कृति और चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृतियों में बांटा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण मद्रास के निकट अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए। दोस्तों, निम्न पुरापाषाण काल जो है, ये पुरापाषाण काल का पहला फेज है। इसमें भी क्या था, मनुष्य घुमक्कड़ ही था, कोई ज़्यादा परिवर्तन उसमें नहीं आए थे। वही 4 पैरों पर चलता था, घुमक्कड़ था, ठीक है, शिकार करके वो अपना पेट भरता था। और इस वक्त वो जो हथियार यूज़ करता था, पत्थरों के जो होते थे, उसमें हैंड एक्स यानी हाथ में प्रयोग की जाने वाली कुल्हाड़ी, जिसमें हत्था नहीं होता था। आप कोई भी कुल्हाड़ी देंगे तो उसमें हत्था होता है, लेकिन इस वक्त क्या था, इस वक्त के औजारों में हत्थे नहीं हुआ करते थे। इस वक्त के औजारों को सीधे हाथ से ही प्रयोग किया जाता था। तो इन्हीं औजारों हैंड एक्स और चॉपर और चॉपिंग
ऐसे औजार थे जिनसे जो वो जानवरों को बिल्कुल क्या करता था, जो जानवरों का जो शिकार करता था उनको बिल्कुल बारीकली वो चॉप कर देता था। ठीक है, तो इस आधार पर हैंड एक्स और चॉपर चॉपिंग उपकरण, इनके आधार पर निम्न पुरापाषाण को दो संस्कृतियों में बांटा गया है, हैंड एक्स संस्कृति और चॉपर चॉपिंग और पेबल संस्कृति। तो हैंड एक्स संस्कृति के जो उपकरण है वो कहाँ से, मद्रास के निकट अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल आता है। इस काल में पत्थर के फलक की सहायता से उपकरणों का निर्माण किया गया, इसलिए इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। HD सांकलिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति नाम दिया। खुरचनी, बेधनी इस काल के प्रमुख उपकरण थे। अब इसमें थोड़ा सा क्या चेंज आया हथियार बनाने में। अभी तक जो हथियार थे उनमें क्या थे, मुख्य हैंड एक्स था और चॉपर चॉपिंग हथियार वो यूज़ करता था। लेकिन अब मध्य पुरापाषाण में क्या हुआ, जो हथियार वो बनाता था वो फलक की सहायता से, फलक यानी एक तीखा हिस्सा। ठीक है, तो इसलिए इस काल में जितने भी हथियार बने वो कैसे थे, फलकदार हथियार थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, फलक संस्कृति का नाम दिया गया, जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता था। यानी ये जो निम्न पुरापाषाण काल के जो हथियार थे उनसे ज़्यादा बेहतर थे, ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया था हथियार बनाने में। और HD सांकलिया, ठीक है, इन्होंने किसे मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति नाम दिया था। याद रखना है किसने, HD सांकलिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया है। खुरचनी और बेधनी इस काल के प्रमुख उपकरण थे। अब बात उच्च पुरापाषाण काल की। इसी काल में 36,000 ईसा पूर्व आधुनिक मानव होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई। तक्षणी, चाकू, खुरचनी, बेधक, बेधनी, बेधनिया इस काल के प्रमुख उपकरण थे। तक्षणी इस काल का विशिष्ट उपकरण था। इस काल में पहली बार मानव ने रहने के लिए गुफाओं का प्रयोग प्रारंभ किया। भीमबेटका की पहाड़ियों से इस काल की गुफाएं प्राप्त हुई है, जिनका प्रयोग रहने के लिए किया जाता था। इसी काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफाओं से इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। इस काल में हड्डी, हाथी दांत एवं पत्थर की ब्लेड से उपकरण एवं हथियार बनाए जाते थे। बेलन घाटी से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आभूषण बनाने, नक्काशी, मूर्ति बनाने और सिलाई कला का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आते हुए मानव के शरीर में और जो उसके हथियार बनाने की और औजार बनाने की जो प्रवृत्ति थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गए। अभी तक हमने देखा निम्न पुरापाषाण काल में वो क्या था, 4 पैरों पर चलता था, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लगता है उच्च पुरापाषाण काल में आते आते वो क्या 2 पैरों पर चलना सीख गया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भीमबेटका की गुफाएं, जहाँ पर उसने चित्रकारी की है। कोई मनुष्य चित्रकारी तभी कर सकता है या जितने भी काम वो औजार बनाना वगैरह वो सिर्फ तभी कर पाता जब उसके 2 हाथ फ्री होते। ठीक है, यानी इस काल तक आते आते अब मनुष्य क्या हो गया, 4 पैरों से 2 पैरों पर चलना वो सीख चुका था। और इसी समय यानी उच्च पुरापाषाण काल में ही जो आधुनिक मानव, जिसे हम होमोसेपियंस कहते हैं, यानी जो हम आज का जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस, उसका उदय भी इसी काल में हुआ। कब, 36,000 ईसा पूर्व में। इस समय तक्षणी, चाकू, खुरचनी, बेधक, बेधनिया ये प्रमुख उपकरण थे। यानी अब जो थे वो हथियार और ज़्यादा इम्प्रूव होते जा रहे थे। निम्न पुरापाषाण काल में थोड़े अच्छे हुए, मध्य पुरापाषाण काल में उसमें और इम्प्रूवमेंट आया, और उच्च पुरापाषाण काल में उनका तीखापन और ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ गया। इसी समय पहली बार इंसान ने गुफाओं में रहना शुरू किया दोस्तों, क्योंकि पहले जो आदिमानव था वो 4 पैरों पर चलता था, तो रात गुजारने के लिए वो अधिकतर समय पेड़ों पर बिताया करता था, क्योंकि वो जंगली जानवरों से काफ़ी ज़्यादा डरता था। इसलिए वो क्या करता था, रात को पेड़ों पर चढ़ जाया करता था और ज़्यादातर समय पेड़ों पर ही वो बिताया करता था। लेकिन इस काल में अब उसने क्या किया, पेड़ों से उतरकर गुफाओं में रहना शुरू किया। और यही वो समय था जब वो
एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, इस काल में यानी जो पूरा पाषाण काल है, इस काल में आदिमानव को आग के बारे में जानकारी थी। वो आग के बारे में जानता था, उसने आग देखी ज़रूर थी। जब जंगलों में दो सूखे पेड़ आपस में रगड़ते थे और उनमें आग लग जाती थी, जब वो हथियार का निर्माण करता था तो उनसे चिंगारियाँ निकलती थी, आग लग जाती थी। तो इस प्रकार उसने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाना इसी काल में सीखा। लेकिन वो उस आग का सही से प्रयोग करना अभी नहीं जानता था। यानी आदिमानव ने आग को जलाना पूरा पाषाण काल में सीख लिया, लेकिन उसका सही तरह से प्रयोग करना वो नव पाषाण काल में जाकर सीखता है। तो अब क्या हुआ, वो जो आदिमानव था वो पेड़ों से उतरकर गुफाओं में रहने लगा। वो दिन भर जो भी करता, शिकार करता था, भोजन के पीछे तलाश में इधर उधर भटकता था। अब वो क्या करने लगा, उन चीज़ों को जिन गुफाओं में वो ठहरता था, उन गुफाओं पर चित्र के माध्यम से उकेरने लगा। और इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत भीमबेटका की गुफाएं हैं। दोस्तों आपको बता दूं, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा शैल चित्र यहीं पर पाए जाते हैं, भीमबेटका में। इसी काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी का प्रारंभ किया। तो यहाँ पर मनुष्य ने एक और नई चीज़ की शुरुआत की, क्या, चित्रकारी के बारे में। ठीक, यहाँ से अब उसने क्या किया, चित्रकारी करना भी शुरू कर दिया। इस काल में हड्डी, हाथी दांत एवं पत्थर की ब्लेड से उपकरण एवं हथियार बनाए जाते थे। अभी तक हमने देखा कि जो आदिमानव था वो हथियार और औजार बनाने में सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का प्रयोग करता था, लेकिन इस काल में उसने हड्डी और हाथी दांत का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। प्रयोग करना शुरू किया, उसमें निपुणता हासिल नहीं की थी। सिर्फ जो इनिशियल स्टेज जैसे हम कहते हैं ना, जब शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। यानी उच्च पुरा पाषाण काल में अब वो हड्डियों का और हाथी दांतों का प्रयोग भी औजार बनाने के लिए करने लगा था। बेलन घाटी से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, और जिसका सबूत बेलन घाटी से प्राप्त हुई मातृ देवी की हड्डी की बनी हुई मूर्ति है। आभूषण बनाने, नक्काशी बनाने, मूर्ति बनाने और सिलाई कला का आविष्कार भी इस काल में हो चुका था। यानी अब जब आदिमानव पेड़ों से नीचे उतरा, जंगलों में, गुफाओं में रहने लगा, ठीक है, अब दो पैरों पर चलने लगा, तो धीरे धीरे मौसम, जलवायु परिवर्तन होने के साथ साथ उसके शरीर में भी कई सारे परिवर्तन आ रहे थे। पहले जहाँ वो बहुत ज़्यादा झुक के चला करता था, अब वो सहारे के पेड़ या लकड़ी के सहारे क्या हुआ, दो पैरों पर धीरे धीरे खड़ा होकर चलने लगा था। और क्योंकि वातावरण में जैसे जलवायु परिवर्तन आता है, तो उससे मानव के शरीर में भी कई सारे परिवर्तन आ रहे थे। जो उसके शरीर पर लंबे घने बाल हुआ करते थे, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, जिससे मौसम का सीधा असर उसे पता चलने लगा था, मौसम का सीधा असर उसके शरीर पर पड़ने लगा था। एक बात और आपको बता दूं कि जो पूरा पाषाण काल का अधिकतम समय है वो हिम युग के रूप में गुजरा। यानी ये ऐसा समय था जब पृथ्वी के अधिकांश भागों पर क्या थी, बर्फ जमी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो इस समय को अधिकतर हिम युग के रूप में ये समय गुजरा। और अब क्योंकि वो धीरे धीरे करके चीज़ें सीख रहा था नई आदिमानव, तो उसने इस काल में आभूषण बनाने सीखे। आभूषण के साथ साथ नक्काशी, जैसे चित्रकारी की हमने बात की अभी, भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी करना सीखा। जो बेलन घाटी से हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, उससे हमें ये ज्ञात होता है कि इस काल में मानव ने हड्डी से मूर्ति बनाना भी सीख लिया था। सिलाई कला, क्योंकि अब जैसे हमने अभी बात की, अब धीरे धीरे उसके शरीर पर बाल कम होने लगे, तो जो वातावरण, जो ठंड का सीधा असर उसके शरीर पर पड़ने लगा था। तो अब वो क्या करने लगा था कि जो जानवरों को मारता था, उनकी खाल और पेड़ पौधों की पत्तियों को सिलकर क्या करने लगा, वो अपने तन को ढकने लगा था। यानी सिलाई कला का आविष्कार भी क्या हुआ, इसी काल में हुआ। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। अभी हमने देखा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। मेसोलिथिक भी ग्रीक भाषा का शब्द है, जो मीजो और लिथिक से मिलकर बना है।
मीजो का अर्थ होता है मध्यम और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, यह काल पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमण काल था। यह 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच का समय है। अब ये जो मध्य पाषाण काल जिसे हम कहते हैं, ये क्या एक संक्रमण काल है, यानी दो कालों के बीच का समय है। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का यह समय है, जिसका समय अवधि हमने क्या दी है, 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच का समय इसको माना जाता है। जब हिमयुग खत्म हुआ और जलवायु उष्ण तथा नम हो रही थी, जिससे घास के मैदान उगने प्रारंभ हुए थे। जैसा कि अभी हमने देखा, अभी हमने जाना कि पूरा पाषाण काल का जो अधिकतर समय गुजरा वो हिमयुग में गुजरा, यानी ऐसा समय जब पृथ्वी के अधिकांश भागों पर क्या थी, बर्फ जमी हुई थी, ठंड ज़्यादा थी। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते क्या होने लगे, जलवायु में परिवर्तन आने लगे और क्या हुआ, धीरे धीरे हिमयुग खत्म होने लगा। तो हिमयुग खत्म हुआ तो क्या होगा, जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलकर नदियों के रूप में पानी के रूप में वो नदियों में जमा होने लगे, जिससे क्या होगा कि जो मैदानी इलाका था वहाँ पर नदियों से पानी पहुँचा तो वो हरे भरे हो गए और वहाँ घास के मैदान उगने शुरू हो गए। इस काल का मानव भी आखेटक था, लेकिन अब वह पशुपालन भी करने लगा था तथा मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। अभी तक हमने देखा कि पूरा पाषाण काल में जो था मानव कैसा था, आखेटक, खाद्य संग्राहक और घुमक्कड़ था। आखेटक वो अभी भी था, वो अभी भी रहा था, भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह वो अभी भी भटकता था, शिकार वो अभी भी कर रहा था, आखेटक वो अभी भी था। लेकिन जो इस वक्त परिवर्तन आया था वो ये था कि अब उसने पशुपालन करना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुए, अभी शुरुआत हुई, पशुपालन करने की भी शुरुआत यहाँ से हुई है। अब वो क्या करने लग गया, पशुपालन करने लग गया। और उसके द्वारा जो सबसे पहला पशु पाला गया वो था कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, आदिमानव ने सबसे पहला पशु जो पाला था वो था कुत्ता। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि कुत्ता जंगली जानवरों से आदिमानव की सुरक्षा करता था। साथ में जो जानवरों का मांस खाकर हड्डियां आदिमानव फेंक दिया करता था, उन्हीं हड्डियों को वो खाकर न सिर्फ आदिमानव की रखवाली किया करता था, उन्हें जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता था, बल्कि आदिमानव के किसी तरह का नुकसान भी वो नहीं पहुंचाता था। और शायद इसी कारण से पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता बना। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनका समय 5000 ईसा पूर्व था। ठीक है, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर, ये दो ऐसे स्थान हैं जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इनका समय 5000 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। इसी काल में सर्वप्रथम मानव कंकाल प्राप्त होता है। मानव का जो कंकाल है, ठीक है, वो भी इसी काल में सबसे पहली बार प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के हथनोरा से सबसे प्राचीन मानव कंकाल प्राप्त हुआ और वो इसी काल का माना जाता है। मध्य पाषाण काल में मानव ने बहुत छोटे, नुकीले और पतले औजार बनाए, जिन्हें लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथ कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि पाषाण काल को पाषाण के औजारों के और हथियारों के आधार पर ही विभक्त किया जाता है, तो जाहिर सी बात है मध्य पाषाण काल में जो है हथियार और औजार बनाने में कुछ तो परिवर्तन आया होगा। तो अब जो थे, अब आदिमानव जो हथियार बनाता था वो कैसे होने लगे, अब वो आकार में बहुत छोटे होने लगे। ठीक है, छोटे हुए तो क्या हुए, हल्के भी हुए। और अब जो हथियार वो आदिमानव बनाता था वो कैसे होते थे, नुकीले हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। हमने देखा था पूरा पाषाण काल में जो हथियार होते थे वो बड़े हुआ करते थे, भारी हुआ करते थे, लेकिन नुकीले नहीं होते थे। लेकिन इस काल में जो औजार और हथियार बनाए गए वो कैसे हुए, छोटे हुए, हल्के हुए और नुकीले हुए, जिससे क्या हो गया, उनको कैरी करना आसान, यानी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता था और उनका प्रभाव भी ज़्यादा होता था, यानी शिकार करने में अब उससे आसानी होने लगी इन हथियारों से। इस युग में हथियारों में लकड़ी के हत्थे का प्रयोग होने लगा। इस युग की ये एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि अभी तक हथियार मनुष्य सीधे हाथों से प्रयोग कर रहा था, जिससे उसे ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा
मेहनत लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन मध्यपाषाण काल में उसने क्या किया, पत्थरों को लकड़ी के हत्थों से बांधकर उसमें हत्थे लगाना शुरू कर दिया और हत्थों के द्वारा हथियारों को प्रयोग करना शुरू किया, जिससे कम ऊर्जा लगाकर वो ज़्यादा तेज प्रहार कर सकता था। तो ये इस काल की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि इस युग में क्या हुआ, हथियारों में लकड़ी के हत्थों का प्रयोग होने लगा था। इस समय पत्थर के उपकरण में तीर का जो नोक बनाया गया वह इस युग का विशिष्ट उपकरण है। इस काल के अन्य उपकरणों में एकधार, फलक, बेधक, बेदनी, चाकू, तक्षणी और अर्धचंद्राकार प्रमुख है। अब जो सबसे विशिष्ट चीज़, जो सबसे एक्सपेंसिव या कहें कि जो सबसे खास औजार इस समय बनाया गया मनुष्य के द्वारा, वो था तीर का नोका। आपने महाभारत देखी होगी, रामायण देखी होगी, तो आपने कई सारे धनुर्धर देखे होंगे, चाहे राम हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे कर्ण हो, ठीक है, सभी तीरों का प्रयोग किया करते हैं। तो तीर के आगे का वो जो तिकोना हिस्सा होता है उसका आविष्कार इसी काल में हुआ और वो इस काल की सबसे बड़ी यूएसपी थी, यानी तीर का नोका, क्योंकि वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, आसानी से कैरी किया जा सकता है और लकड़ी में उसे बांधकर काफ़ी दूर तक उसका प्रयोग किया जा सकता है और वो प्राणघातक साबित होता है। तो ये जो तीर का नौका बनाया वो इस काल का विशिष्ट उपकरण था। इस काल में अन्य उपकरण, अब ये तीर का नौका जो बना ये तो हुआ सबसे स्पेशल। इसके अलावा एक धार फलक, यानी एक धार, एक तरफ जिसमें धार होती है ऐसा फलक, फॉर एग्जांपल जिसे हम फरसा कहते हैं ना, फरसा, वो भेदक, बेदनी, चाकू, तक्षणी और अर्धचंद्राकार, ये सभी इस काल के क्या थे, प्रमुख हथियार थे। इस काल में मानव औजार तथा हथियारों के निर्माण में पत्थरों के साथ हड्डियों, हाथी दांतों और सींगों का प्रयोग भी कुशलता से करने लगा था। हमने देखा था कि औजार और हथियार निर्माण में हड्डियों, हाथी दांतों का प्रयोग उच्च पुरापाषाण काल में ही शुरू हो गया था, लेकिन तब सिर्फ शुरुआत हुई थी। लेकिन मध्य पाषाण काल में जाते जाते आदिमानव ने इस चीज़ में पारंगत्व हो गया था, यानी अब वो औजार और हथियार के निर्माण में हड्डियों, हाथी दांतों और सींगों का प्रयोग कुशलता से करने लग गया था। अब वो उसने इस चीज़ में मास्टरी एक तरह से हासिल कर ली थी। मध्यपाषाण काल का सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल सराय नाहर राय तथा मदहदा है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डियाँ और उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल का जो सबसे प्राचीन ज्ञात स्थल है, ध्यान रखना दोस्तों, वो सराय नाहर राय और मदहदा, ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, जहाँ से क्या है, बड़ी मात्रा में हड्डियाँ और उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस युग की औजार बनाने की तकनीक को फ्लूटिंग कहा जाता है। जो औजार इस युग में बनाए गए, ठीक है, जो टेक्निक इन औजारों को बनाने में यूज़ की गई, उस टेक्निक को क्या कहा जाता है, फ्लूटिंग कहा जाता है। इसे याद रखिए। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक शब्द भी ग्रीक भाषा के शब्दों नियो और लिथिक से मिलकर बना है। नियो का अर्थ होता है नया और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर, यानी नवपाषाण काल। भारत में नवपाषाण काल के अवशेष 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के हैं। इस युग में कई सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिससे मानव जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिसे नवपाषाण क्रांति का नाम दिया गया। दोस्तों, नवपाषाण काल जो है वो मनुष्य के क्रमिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ पर न सिर्फ जलवायु में और मनुष्य की शारीरिक संरचना में कई सारे परिवर्तन आए, बल्कि उसने एक सामाजिक जीवन की शुरुआत इसी काल से की। किस तरह, आइए देखते हैं। प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़, पाकिस्तान है। कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण यहीं से मिला तथा इस जगह के मानव ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। देखिए दोस्तों, नवपाषाण काल में अब क्या हुआ, अभी तक तो मनुष्य भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था, यानी घुमक्कड़ जीवन जी रहा था, ठीक है, आखेटक था। हाँ, पशुपालन ज़रूर उसने शुरुआत की थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन
अब नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में उसने खेती करना सीखा, कृषि सीख ली उसने कि किस प्रकार एक बीज से पूरा नया पौधा बनाया जा सकता है और उस पौधे से फल या भोजन प्राप्त किया जा सकता है। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और टर्निंग पॉइंट आया आदि मानव की लाइफ में, जहाँ से मानव की सभ्यता का विकास हुआ। अब मानव सभ्य होने लगा था, तो क्योंकि खेती होती तो खेती के लिए उसका घूमना बंद हो गया। अब वो एक जगह स्थायी निवास करना शुरू कर दिया उसने। प्राचीनतम नवपाषाण युगीन बस्ती मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान में है, ठीक है, सबसे पुरानी बस्ती अगर देखा जाए तो वो मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। और कृषि का सबसे पहला और स्पष्ट प्रमाण भी यहीं मिलता है। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। इसके अनुसार मानव ने 7000 ईसा पूर्व में कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। यानी मनुष्य अब क्या करना, खेती करना सीख गया था, और उस खेती की वजह से उसका एक जगह से दूसरी जगह भटकना बंद हो गया। अब वो घर बना के रहने लगा था। इसी तरह भारत के कोल्डिवा नामक स्थान से चावल उगने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसका समय भी 5000 ईसा पूर्व के लगभग आता है। इस काल में मानव ने कृषि और घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। देखा दोस्तों, वही जो मैं अभी आपको बता रहा था। क्योंकि अभी तक क्या था, मानव एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में भटकता था, लेकिन अब उसने ये सीख लिया था कि भोजन किस प्रकार उत्पादित किया जाता है। तो अब उसने खेती करना सीख लिया। तो खेती करना सीख लिया तो उसका एक जगह से दूसरी जगह भटकना क्या हो गया, बंद हो गया। और अगर विश्व स्तर पर बात करें तो सबसे पुरानी जो बस्ती है वो कहाँ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो कोल्डिवा नामक स्थान पर सबसे पहले खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनका समय क्या माना जाता है, 5000 ईसा पूर्व। तो अगर ये पूछा जाए कि सबसे प्राचीन जो है खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वहाँ हमें मेहरगढ़ को टिक करना है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में सबसे प्राचीन खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वहाँ हमें कोल्डिवा को टिक करना है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो था, उसके बाद गेहूं की खेती प्रारंभ हुई। दक्षिण भारत में प्रयुक्त होने वाली पहली फसल रागी थी। अब दोस्तों, हमने ये जान लिया कि इस काल में मानव ने क्या, खेती करना सीख लिया और घर बनाकर रहना सीख लिया। तो अब ये सवाल भी उठता है कि सबसे पहली फसल कौन सी उगाई थी, ठीक है। तो सबसे पहली जो फसल उसने उगाई थी वो थी जौ, ठीक है। सबसे पहले जौ की खेती की और उसके बाद फिर गेहूं का उसने उत्पादन शुरू किया। ये उत्तर भारत की बात है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में सबसे पहली फसल जो उगाई गई थी वो थी रागी, ठीक है। नवपाषाण काल में स्थिरवासी लोग खेती से परिचित हो गए थे तथा पालतू पशु भी रखने लगे थे, इसलिए खाने पीने के बर्तनों की इन्हें ज़रूरत हुई। अतः कुंभकारी सबसे पहले इसी काल में दिखाई दी। विश्व के प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडू से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हमने जान लिया कि इस काल में मनुष्य क्या करना सीख गया, खेती करना सीख गया। खेती करना सीख गया तो घर बनाकर रहना भी सीख लिया, ठीक है। पालतू पशु तो उसने मध्यपाषाण काल में ही शुरू कर दिया था पशु पालना, लेकिन तब सिर्फ कुत्ता पाला था। लेकिन अब उसने क्या किया, जो महत्वपूर्ण पशु थे जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, इनको पालना शुरू किया। इससे उसे क्या फ़ायदा हुआ, जैसे बैल, अगर वो बैल पालता था तो उससे उसके खेती का काम में वो काम आते थे। गाय, भैंस से उसको दूध मिलता था, ठीक है। बकरी से उसको दूध प्राप्त होता, मुर्गा, मुर्गी, बकरे, इनसे उन्हें अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त। यानी अब वो पूर्ण रूप से घर बसाकर रहना सीख गया था, पशुपालन का महत्व सीख गया था। यानी अब वो सिर्फ खेती नहीं करता था, अब वो खेती के साथ पशुपालन भी करता था। यानी खेती और पशुपालन दोनों। अब वो घुमक्कड़ नहीं था, अब वो आखेटक नहीं था, अब वो कृषक बन गया था और पशुपालक बन चुका था। अब क्योंकि उसे एक जगह रहने की ज़रूरत पड़ी तो खाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत पड़ी। तो इसी काल में अब क्या हुआ, बर्तन बनाने की शुरुआत, मृदभांड, ठीक है। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। तो मृदभांड बनाने की कुंभकारी की सबसे पहले शुरुआत
इसी काल में हुई। मैंने कहा था ना, जैसे कि नवपाषाण काल, नवपाषाणिक क्रांति, बहुत सारे बदलाव आए इसमें, ठीक है। तो अब वो घर बना के रहने लग गया, खेती करने लग गया, बर्तन बनाना उसने यहाँ पर सीख लिया। तो विश्व के प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडव से प्राप्त हुए। ये याद रखना दोस्तों, विश्व के प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी में स्थित चौपानी मांडव से प्राप्त हुए हैं। इस काल की प्रमुख विशेषता पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार थे। अभी तक हमने देखा था पूरा पाषाण काल में बड़े भारी और बेढंगे पत्थरों से वो हथियार बनाता था और औजार बनाता था। वहीं मध्य पाषाण काल में उसने क्या किया, हल्के, छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और नवपाषाण काल में क्या करता है वो, कि अब पॉलिश किए हुए पत्थरों का इस्तेमाल वो औजार और हथियार बनाने में करने लगा। अब ये पॉलिश किए हुए जो पत्थर होते थे, ये जो पुराने पत्थर जो वो मध्य पाषाण काल में यूज़ करता था, उनसे ज़्यादा अधिक तीखे और ज़्यादा प्रभावी हुआ करते थे। तो ये यहाँ पर औजार और हथियार में क्या परिवर्तन आए कि अब जो वो औजार और हथियार बनाने में जिन पत्थरों का यूज़ किया करता था वो कैसे हुआ करते थे, पॉलिश्ड हुआ करते थे, यानी पॉलिश किए हुए पत्थर हुआ करते थे जो ज़्यादा खतरनाक होते थे। बुर्ज होम से गर्तवास तथा मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में स्थित एक जगह का नाम है, ठीक है, जहाँ से गर्तवास यानी गड्ढा बना कर रहना। जैसे आज आप बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जाते होंगे या आपने देखा होगा बेसमेंट जो बना होता ना, उसी तरह से ज़मीन के अंदर घर बनाकर आदिमानव ने रहना स्टार्ट किया था। तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में। तो बुर्ज होम से गर्तवास तथा मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यानी यदि मालिक मर जाता तो उसके साथ उसके कुत्ते को भी दफनाया जाता था। चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। चिरांद बिहार में स्थित है और यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो मुख्यतः किससे बने थे, हिरण के सींगों से बने थे। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से मानव खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है जो भारत में सबसे प्राचीन है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नर्मदा घाटी में स्थित हथनोरा से मानव खोपड़ी का सबसे प्राचीन जो जीवाश्म प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ, हथनोरा से, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कई सारे परिवर्तन नवपाषाण काल में आए। इस समय अब आदिमानव ने पहिए की खोज की, जिसने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया। अब तक वो चीज़ों को घसीट कर या उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था, लेकिन पहिए की खोज होने के बाद क्या हुआ कि उसके जीवन में गति आ गई, रफ्तार आ गई। अब बर्तन बनाना आसान हो गया था उसके लिए और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव जो है पहिए की खोज के बाद आए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो पाषाण काल था, जो सबसे लंबा समय मानव इतिहास का है, उसमें किस तरह से मानव का क्रमिक विकास हुआ, किस तरह के परिवर्तन मनुष्य की शारीरिक संरचना और जलवायु में आए, उसके हथियार निर्माण में आए, और किस तरह से 4 पैरों पर चलने वाले वानर की तरह दिखने वाले मनुष्य ने अब 2 पैरों पर चलकर एक सभ्य समाज के निर्माण की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। तो इसे लाइक करके हमें प्रेरित ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना